गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आई थिंक जो कल टॉपिक कराया था वो क्लियर हो गया होगा कि कल हमने पढ़ा था कि जो परचेजिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड, है ना। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग वो होती है जिसमें एक ही पर्सन पूरी कंपनी की, पूरे बिजनेस की जो परचेजिंग है वो करता है, और डिसेंट्रलाइज्ड वो होती है जिसमें उस काम को वो बांट देता है। बट मोस्टली कंपनी में परचेजिंग कैसे होती है, सेंट्रलाइज्ड, है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि उससे बल्क क्वांटिटी का जो परचेज़ करते हैं उसका बेनिफिट मिल जाता है, और इसके अलावा जो है वो कोऑर्डिनेशन आता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमने कल इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े थे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है परचेज साइकिल, कि जब परचेज़ किया जाता है, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो देखो, ये परचेज साइकिल आपको दी है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहला, इनिशिएटिंग द परचेज़। सबसे पहले जो परचेज़ मैनेजर है वो कुछ पर्सन्स हैं जिनको ऑथोराइज़ करता है कि वो लिस्ट बनाएं और परचेज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे फिल कराएं। तो ये पर्सन्स होते हैं जो परचेज़ करने का काम करते हैं। कौन कौन परचेज़ कर सकता है? एक तो स्टोर कीपर, जो स्टोर कीपर स्टॉक को रखता है, वो ये देखता है कि इतना बैलेंस बचा हुआ है गोडाउन में, है ना, ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो ये उसकी ड्यूटी हो जाती है कई बार कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली है उसको वो परचेज़ करना है। तो एक तो स्टोर कीपर जो पर्सन है वो परचेज़ कर सकता है। सेकंड होता है प्रोडक्शन प्लानर, कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन प्लानर, वो ये देखता है कि उसको नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो जब मैन्युफैक्चर करना है तो ऑब्वियसली उसको कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करना है वो अपना प्लान बनाता है। प्लान बनाकर फिर वो डिसाइड करता है कि इतनी यूनिट्स बनानी है फिनिश प्रोडक्ट की, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए। तो एक प्रोडक्शन प्लानर है जो कि इनिशिएट करता है, परचेज़ को इनिशिएटिव लेता है। और एक डिपार्टमेंटल हेड, है ना। डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं, जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट का जो हेड है ना, वो भी एक लिस्ट बनाता है कि कौन कौन से सामान की जो रिक्वायरमेंट है वो है, और उसके अकॉर्डिंग उसको परचेज़ करना है। तो ये 3 पर्सन हो सकते हैं, एक स्टोर कीपर, एक प्रोडक्शन प्लानर, एक डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल मतलब परचेज़ डिपार्टमेंटल जो हेड है, जिसका काम ही क्या है, परचेज़ करना। तो ये इनिशिएट करते हैं, ये पहला स्टेप है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसकी ड्यूटी है परचेज़ करने की। कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है किसी को भी। उसके बाद देखो, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे क्या फिल करवाएगी, रिक्विजिशन स्लिप, है ना। तो सेकंड स्टेप हमारा आता है परचेज़ रिक्विजिशन, कि रिक्विजिशन तैयार करना कि ख़रीदना क्या है। उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, और ये जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द ऑफिसर हु इनिशिएट द परचेज़। जैसे अभी ऊपर बताया, स्टोर कीपर हो सकता है, प्रोडक्शन प्लानर हो सकता है, या डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है ना। तो जो भी इनिशिएट करता है वो प्रिपेयर करता है कि उस जो रिक्वायरमेंट फिल करानी है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टोर कीपर मेन फंक्शनरी होता है इसमें, वो एनालिस्ट करता है इसमें वो आर्टिकल कि कौन कौन से मंगवाने की रिक्वायरमेंट है और कितना बैलेंस बचा हुआ है ना। जैसे रिक्वायरमेंट आती है डिपार्टमेंट से, तो वो बताता है कि इसका इतना स्टॉक बचा हुआ है, इसका इतना स्टॉक बचा हुआ है, और कितना शॉर्ट है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो लिस्ट बनाता है। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट मांगता है कि आपको अगले 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए इतना बैलेंस चाहिए। तो फिर वो बताता है कि उसके पास कितना है, उसके हिसाब से फिर ऑर्डर किया जाता है। अब ये देखो, एक परफॉर्मा दिया हुआ है आपको कि जैसे कंपनी का नाम है ABC कंपनी लिमिटेड, परचेज रिक्विजिशन, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर 2, है ना, या सेल्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जो भी डिपार्टमेंट है जो मतलब आइटम्स मंगाना चाहता है वो अपना नाम लिखेगा, और फिर आइटम नंबर, मटेरियल कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन, है ना, कितनी क्वांटिटी चाहिए, और नीचे इस तरह की क्लैरिफिकेशन भी हो सकती है कि फिर ये स्टोर कीपर, अब ये जो स्टोर कीपर है ये लेगा, फिर बताएगा आइटम नंबर, ये क्वांटिटी इन स्टॉक कितना है, कंजम्पशन एक दिन का कितना है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है, परचेज़ ऑर्डर नंबर क्या है, और सप्लायर कौन है, डिलीवरी डेट कब की है ना। तो ये परचेज़ डिपार्टमेंट इसको है फिल करता है। तो इस तरह का जो है परफॉर्मा फिल कराया जाता है। इसके ऊपर स्टोर कीपर के साइन होते हैं रिक्विजिशन के ऊपर, जिसके बेस पर मंगाया जाता है। अब देखो, एक होता है बिल ऑफ मटेरियल। Whenever a job और वर्क ऑर्डर इज़ टेकन इन हैंड, जब ये ले लिया जाता है तो एक कंप्लीट शेड्यूल बनाया जाता है। शेड्यूल किसका, इस मटेरियल का जो मंगाना है, पार्ट एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफिकेशन। मतलब जो चीज़ आपने मंगवानी है उसका क्या बनाया जाता है, बिल, कि आप ये मंगवा रहे हैं सप्लायर से, है ना, विद देयर स्पेसिफिकेशन,
वो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो बनाता है, एंड जो ड्राइंग ऑफिसर होता है एज वुड बी द रिक्वायरमेंट इन कंप्लीटिंग दैट वर्क, कि जो काम है उसको पूरा करने के लिए ये चाहिए। तो ये जो शेड्यूल है इसी को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि इतनी क्वांटिटी मंगवानी है, इतनी रुपीज़ की होनी चाहिए और ये क्वालिटी होनी चाहिए। इसकी कॉपी भेजी जाती है किसको, स्टोर कीपर को, ताकि उसको इसकी नॉलेज हो जाए और वो इस मटेरियल को अपने पास स्टॉक में रखे, है ना, जब वो आएगा। तो जो स्टोर कीपर है फिर वो सबमिट करता है किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। मतलब स्टोर कीपर को इसलिए दिया जाता है कि वो चेक कर ले कि उसके स्टॉक में कितना है, इतना चाहिए, उसके पास कितना है, फिर वो बैलेंस निकाल लेता है, या हो सकता है ज़ीरो हो तो सारा मंगाना पड़ेगा। फिर वो उसकी बेस पर रिक्वायरमेंट बनाकर किसको देता है, परचेज डिपार्टमेंट को। फिर परचेज डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं सप्लायर से कांटेक्ट करने की और काफ़ी क्विकली गुड्स को रिसीव करने की, है ना। तो ये देखो, ये हमारा सेकंड स्टेप था, परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद देखो, आई थिंक ये ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, है ना, कि जब आपने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने के बाद गुड्स आएंगी कंपनी के अंदर, है ना, कंपनी के अंदर आएंगी तो फिर उसको रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा, सबसे पहले एक जो है वो रिसीविंग ऑफिसर होता है जो कि गुड्स को रिसीव करता है। मतलब जो एंट्री करेगा गेट पर ही एक गेट कीपर होगा जो कि ये देखेगा कि गुड्स मंगाई कितनी गई थी और आई कितनी है ना। और इसके साथ वो चेक करेगा कि जो गुड्स हैं वो कितनी मंगाई गई थी। तो देखिए थर्ड स्टेप आई थिंक इसमें मिस हो गया है। थर्ड स्टेप हमारा होगा, अपनी बुक में देखना, थर्ड स्टेप होगा डिसाइडिंग द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू परचेज, कि जो भी परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है जो ये डिसाइड करेगा कि व्हाट टू परचेज, वो ये देखेगा कि क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है और कैसे ख़रीदना है। मतलब कहाँ से उसको सबसे अच्छी क्वांटिटी में और सबसे कम प्राइजेस पर मटेरियल मिलेगा, उसके लिए वो डिसाइड करेगा कि व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज एंड हाउ मच टू परचेज सॉरी, है ना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, कोटेशंस मंगाएगा, है ना। कोटेशंस क्या होती है, बिल होता है, एक एस्टिमेट होता है कि आप ये जो सामान है वो कितने में देने को तैयार है ना। तो थर्ड स्टेप हमारा यही होगा, डिसाइडिंग द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू परचेज। उसके बाद होगा नेक्स्ट, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं व्हाट टू परचेज, व्हेन टू परचेज एंड हाउ टू परचेज, फिर आता है नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, कि फिर आप ये देखते हैं कि ख़रीदना किससे है। तो जब कोटेशंस आती हैं, कोटेशन एक एस्टिमेट होता है कि आपको वो आइटम ये सप्लायर कितने में देता है। तो ऑब्वियसली जो कम रेट पर देगा और अच्छी क्वालिटी का देगा आप उससे परचेज़ करेंगे, है ना। तो फिर उनसे हम क्या करते हैं, जो कोटेशन मंगाई उनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस सप्लायर से परचेज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा परचेज़ ऑर्डर एंड फॉलोअप। फिर हम क्या करते हैं, परचेज़ ऑर्डर तैयार करते हैं, कि एक तरह से एक लिस्ट तैयार करते हैं कि आपने इतनी गुड्स मंगानी है, इस सप्लायर से मंगानी है, इतनी क्वांटिटी में मंगानी है ना। तो जो सेंट्रल कमेटी है परचेज़ की वो ये डिसाइड करती है और फिर उस ऑर्डर को क्या करती है, वो फॉलोअप करती है कि ऑर्डर कर दिया, सप्लाई ऑर्डर तैयार कर दिया और उसमें डेडलाइन दे दी जाती है कि आपको इस डेट तक ये जो क्वांटिटी है वो भेजनी है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आएगा रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कि बड़ी जो अंडरटेकिंग है वहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट होता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट। वो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो क्या काम करता है कि वो रिसीव करता है जो मटेरियल आता है। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी अंडरटेकिंग हैं, वहाँ पर ये काम स्टोर कीपर भी कर सकता है ना। बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर तो स्टोर कीपर अलग होगा और रिसीविंग डिपार्टमेंट अलग होगा, जो कि जनरली गेट के पास होता है। तो वहाँ पर वो गुड्स को रिसीव करता है और बिल के साथ उसको मैच करता है ना। लेकिन अगर जो छोटी कंपनी है तो वहाँ जो स्टोर कीपर है उसको ये काम दे दिया जाता है, वो परचेज़ ऑर्डर जो भेजा गया था वो उसको दे दिया जाता है, वो उसके साथ मैच करता है। एंड कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर इज़ गिवन टू दिस डिपार्टमेंट, है ना। इस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है ताकि वो उसको चेक कर ले। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स रिसीव्ड। फिर हमारी एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है कि जब स्टोर कीपर ने गुड्स को रिसीव कर दिया या रिसीविंग डिपार्टमेंट ने गुड्स को रिसीव कर लिया, उसके बाद ये जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो क्वालिटी चेक करता है कि आपने किस क्वालिटी का मटेरियल मंगाया था, किस क्वालिटी की आपने पेमेंट की थी, आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, है ना। मटेरियल चाहे स्मॉल वैल्यू का हो या हाई वैल्यू का हो, क्वालिटी को चेक किया जाता है।
तो जो इंस्पेक्शन कमेटी है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, वो इसको चेक करता है और अगर वो ओके कर देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, कि जो बिल मतलब जो बिल उस बिल के साथ आया, परचेज ऑर्डर के साथ आया, फिर वो उस इनवॉइस को चेक करता है विद द मटेरियल, कि जो मटेरियल आया था उसके अकॉर्डिंग ही उसमें रेट लगे हुए हैं, उस अमाउंट को चेक किया जाता है, उस बिल को चेक किया जाता है, और अगर बिल ओके है तो उस बिल को पास कर दिया जाता है। और जो भी उसमें टाइम पीरियड दिया है उसकी पेमेंट करने के लिए, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसकी पेमेंट कर दी जाती है। और अगर कोई कैश डिस्काउंट मिलता है उसी टाइम इमीडिएट पेमेंट करने पे, तो फिर साथ के साथ उसकी पेमेंट भी कर दी जाती है। तो ये हमारी परचेज साइकिल है जिसमें 8 स्टेप्स हैं कि इससे जो है वो गुड्स की पेमेंट की जाती है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आफ्टर इनवाइटिंग टेंडर्स 2 कोटेशंस आर रिसीव्ड एज अंडर। इस तरह से कोटेशन आई कि सप्लायर ए देगा 2 रुपीज़ 20 पैसा पर यूनिट में, सप्लायर बी देगा 2 रुपीज़ 10 पैसा पर यूनिट प्लस 2000 फिक्स चार्जेस, है ना। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी सेम, कि आपको वो ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है जिस पर दोनों का जो प्राइस है वो सेम होगा। और बी पार्ट इसने बताया है कि परचेज ऑफिसर, इफ़ परचेज ऑफिसर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15,000, कि अगर वो 15,000 का ऑर्डर देता है तो जो है वो 15,000 का अगर वो ऑर्डर देता है तो उसके ऊपर उसको जो है वो रेट क्या पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले ए पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी फॉर विच द परचेज प्राइस पर यूनिट विल बी एज अंडर विल बी सेम। तो देखो डिफरेंस प्राइस कितना है, 2.20 माइनस 2.10, 10 पैसे का डिफरेंस है ना। और फिक्स चार्जेस कितने हैं अभी बताया 1000। अब ये जो 2000 रुपीज़ के जो फ़िक्स चार्जेस हैं, 1000 नहीं 2000 है फ़िक्स चार्जेस, कि जो 2000 के फ़िक्स चार्जेस हैं वो कब हमारे रिकवर होंगे, कि अगर 10 रुपये दोनों का डिफरेंस है, 2000 को 10 से डिवाइड कर दो, कि 20,000 यूनिट्स का अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आपकी कॉस्ट सेम आएगी। हो गया होगा आई थिंक क्लियर, कि दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 2.20 माइनस 2.10, 10 पैसे ज़्यादा हैं, है ना, और इसमें 10 पैसे कम है लेकिन 2000 रुपये ज़्यादा हैं। तो वो जो 2000 रुपीज़ ज़्यादा हैं उसको हम डिवाइड कर लेंगे इस 0.10 से, तो इट मीन्स अगर 20,000 यूनिट्स का हम ऑर्डर देंगे तो कॉस्ट हमारी सेम आएगी। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.20, आपकी कॉस्ट कितनी आई 44,000। अब दूसरे को चेक करो, 20,000 यूनिट्स 2.10, कॉस्ट आ गई 42,000। अब इसमें फ़िक्स चार्जेस ऐड कर दो 2000, तो देखो 44,000, सेम हो गए दोनों। उसके बाद देखो सेकंड, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 15,000 यूनिट्स, तो 15 का निकाल के देख लो। सप्लायर ए अगर 15 का लेते हो तो 15 इंटू 2.20 33,000, अगर बी को लेते हो 15,000 इंटू 2.10 प्लस 2000, तो ये आपका आ गया 33,500। तो किसके कम है, फर्स्ट वन के, ए के, तो ए विल हैव टू बी सिलेक्टेड।